चलिए हम बात कर रहे थे बजट के अवयव के बारे में। तो बजट के अवयव हमने कुछ बेसिक यहाँ ओवरव्यू देखा था, जिसके अंतर्गत हमने सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय देखा था। सार्वजनिक आय के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियाँ देखने को मिलती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, और सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आपको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय देखने को मिलते हैं। तो हम पहले बात करेंगे राजस्व प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्तियाँ होती क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए यहाँ अगर बात करें राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो इनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, और इसे चालू खाता के नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के जो उन स्रोत है उनको शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके अंतर्गत कर आय है, लाभ और लाभांश है, ब्याज आय है, करेत्तर आय, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो राजस्व प्राप्तियां है, राजस्व प्राप्तियों से सरकार की जो देयता है या लायबिलिटी से दायित्व है उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जिसके अंतर्गत कर आय की अगर बात करें तो कर आय के अंतर्गत हमको जो है जो कर होता है, कर मतलब टैक्स होता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। कर जो होता है लोगों द्वारा सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है। ठीक है, कंपलसरी होता है, जिसके माध्यम से सरकार को सार्वजनिक व्यय हेतु धन की प्राप्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। और करों द्वारा प्राप्त होने वाली जो आय है उनको करों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक तो होता है डायरेक्ट होता है, मतलब एक डायरेक्ट होता है जो प्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय होती है, और एक इनडायरेक्ट होता है यानी कि अप्रत्यक्ष कर से यहाँ पे आय प्राप्त होती है। तो इनके बारे में भी हम आगे देख लेंगे। मतलब जो टेबल है यानी कि जिसके अंतर्गत हम केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर है, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर भी हम देखेंगे जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत होता है लाभ और लाभांश। तो लाभ और लाभांश की अगर बात करें तो भारत सरकार स्वयं अनेक प्रकार की औद्योगिक कंपनियां तथा जो वित्तीय संस्थान है उनको संचालित करती है। तो वित्तीय कंपनी को संचालित करती है, जैसे कि तेल से संबंधित, तेल और प्राकृतिक से संबंधित जो गैस निगम है जिसे हम ONGC बोलते हैं, ONGC को संचालित करती है गवर्नमेंट। भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो लिमिटेड है, जिसे हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसको सेल बोला जाता है, SAIL। STC मतलब राज्य व्यापार निगम। खनिज तथा धातु व्यापार निगम जिसे MMTC बोलते हैं। राष्ट्रीय बैंक है, जीवन बीमा निगम है, LIC जिसे बोलते हैं। तो सरकार को इन सभी कंपनियों एवं संस्थाओं से प्रतिवर्ष क्या होता है, लाभ और लाभांश दोनों चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो ये राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है ब्याज से आय। ब्याज से आय का मतलब जैसे केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके द्वारा जो राज्य सरकार है और अन्य जो संस्था है तथा जो विदेशी सरकार उनको ऋण दिया जाता है, जिस पर केंद्र सरकार को क्या होता है, वार्षिक रूप से ब्याज प्राप्त होता है। तो ये भी किसकी श्रेणी में आता है, राजस्व प्राप्तियों की श्रेणी में आता है। एक और होता है गैर कर आय या करेत्तर आय इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या होता है इसका, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, जैसे कि हम देख सकते हैं डाकघर की सेवा, पोस्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं, उसके अलावा रेडियो से संबंधित आकाशवाणी जो होता है उससे संबंधित सेवा, टेलीविज़न प्रसारण जो भी है, टीवी जिसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत विज्ञापन आदि से प्राप्त होने वाली जो शुल्क है उसको बोला जाता है गैर कर आय। तो ये तीनों चारों चीज़ें हमारी राजस्व प्राप्तियों की श्रेणी में यहाँ पे आती है। दूसरा जो प्रकार था हमारा राजस्व के बाद पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, तो देखिए सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जो या तो परिसंपत्ति यानी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती है, या फिर जिनके कारण सरकार की जो लायबिलिटी है या देयता है या फिर जो दायित्व है उनमें वृद्धि होती है। तो इनको बोला जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनके बदले में सरकार को कुछ भुगतान करना आवश्यक होता है, परंतु ये भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में न होकर आगामी वित्तीय वर्ष में होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे पूंजी खाता के नाम से जाना जाता है, और पहला वाला क्या था, इसको चालू खाते के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहां अल्पकालिक होती है, राजस्व प्राप्तियां जिनके बारे में हमने देखें, वहीं पूंजीगत प्राप्ति जो यहाँ अगर बात करें तो पूंजीगत जो प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति कैसी होती है, दीर्घकालिक यहाँ पे मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे देयताओं में वृद्धि होती है, संपत्ति की विक्रय से प्राप्त होती है, दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। इसके अलावा अगर देखें तो निबल जो घरेलू ऋण होता है वो इसके स्रोत के अंतर्गत आता है। निबल यानी शुद्ध होता है, और निबल विदेशी ऋण की वापसी इसके अंतर्गत आती है। लोक लेखा की जो प्राप्ति है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम, देखिए केंद्र सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो देखिए यहाँ पे बाजार ऋण निबल प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। बाजार ऋण किसके अंतर्गत आता है, निबल प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं
अल्प बचत जो होती है, जो शुद्ध प्रकार की होती है, वो भी किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ। लोक भविष्य की निधियाँ निवल। गैर सरकारी भविष्य निधियों के विशेष निक्षेप, विशेष प्रतिभूतियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, निक्षेप एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ, अंतरण जो प्राक्षित कोष है, नकदी अधिशेष, खाते प्रतिभूतियों की बिक्री, आकस्मिकता निधि से प्राप्त जो सारी चीज़ है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है केंद्र सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ और देखने मिलेगी, यानी राज्य सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति है उसके अंतर्गत। तो देखिए यहाँ बाजार का जो ऋण है वो कहाँ आता है? निबल जो राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत केंद्र से प्राप्त ऋण है। अन्य प्रकार के ऋण जैसे कि राष्ट्रीय कृषि साख निधि, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केंद्रीय भंडारागार निगम, जीवन बीमा निगम, अन्य ऋण जो देता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। साथ में राज्य भविष्य निधियाँ निबल, विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, अंतर्राज्यीय निपटान प्राप्तियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप एवं अग्रिम अंतरण, सस्पेंस एवं विविध खाते, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो हमने यहाँ देखें केंद्र सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकार, दोनों चीज़ यहाँ पे हमने देखें। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके अंतर्गत निबल घरेलू ऋण, जिनके बारे में हमने बात किए थे। निबल घरेलू ऋण क्या होता है? तो निबल घरेलू ऋण यानी कि शुद्ध जो घरेलू ऋण होता है उसकी बात करें यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत जो निबल घरेलू ऋण है उससे क्या मतलब होता है? तो उन सरकारी प्रपत्र जिसके अंतर्गत बात करें तो जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ सिक्योरिटीज होती हैं यानी प्रतिभूति होती है, तो इनके द्वारा अर्जित आय से इसका मतलब होता है, यानी निबल घरेलू ऋण का मतलब बॉन्ड या प्रतिभूतियों से प्राप्त अर्जित आय जिनका प्रयोग भारत सरकार जो है धन को प्राप्त करने या धन को वसूलने के लिए करती है। ये प्रतिभूतियाँ प्राय बैंक तथा ट्रस्ट द्वारा क्रय की जाती है और इनकी भिन्न भिन्न जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता अवधि होती है, इन पर जो है भिन्न भिन्न दरों पर जो है ब्याज यहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा निबल विदेशी ऋण की अगर बात करें तो निबल विदेशी ऋण में हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे सरकार को विदेशी सरकार जो होती है, विदेशी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं होती है, उससे ऋण प्राप्त होता है तथा विगत वर्षों में प्राप्त हुए ऋण पर ब्याज भी देना होता है। तो ये हम देख सकते हैं सभी नए ऋणों में से विगत वर्षों के जो ऋण होते हैं उस पर इस वर्ष चुकाए जाने वाले जो ब्याज होते हैं उसकी मात्रा घटाने पर क्या होता है? निबल विदेशी ऋण यहाँ पे प्राप्त होता है। एक और होता है ऋण वापसी। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों, सार्वजनिक निगमों या फिर कोई अन्य संस्था हो सकती है या कोई विदेश की सरकार होती है, उनको यदि ऋण दिया है, ऋण मतलब लोन दिया है, तो उसके जिस भाग की वापसी चालू वित्तीय वर्ष में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऋण की वापसी के अंतर्गत रखा जाता है। लास्ट होता है लोक लेखा की प्राप्तियाँ। तो लोक लेखा की प्राप्तियाँ क्या होती है? सरकार जो होती है बैंकिंग संस्थाओं का नियंत्रक होने के साथ साथ बैंकर्स के रूप में भी कार्य करती है। डाकघरों में सावधि जमाएं, लघु बचत तथा विभिन्न प्रकार के बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि समय समय पर जारी करती है। तो इन सबसे जो निबल आय प्राप्त होती है वो किसके अंतर्गत शामिल होती है? वो लोक लेखा प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमने एक चीज़ देखे थे वहाँ पे जो मतलब यहाँ पे देखिए प्राप्तियाँ देख लेते। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सार्वजनिक व्यय। जो सार्वजनिक प्राप्ति है और सार्वजनिक आय जिसे बोलते थे, अब सार्वजनिक व्यय हम देखेंगे। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत दो चीज़ें होती है। तो पहले तो हम देखें सरकार के जो बजट है उसमें सर्वप्रथम चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले जो व्यय है उसके अनुमान लगाए जाते हैं और सरकार द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण जो सार्वजनिक व्यय है उनको यहाँ पे देखा जाता है। तो हमने जो बजट के अवयव है उसमें सार्वजनिक आय देखे थे जिसके अंतर्गत राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में हमने पढ़ा। और अब बात करेंगे दूसरा जो अवयव था सार्वजनिक व्यय, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के व्यय यानी राजस्व व्यय था और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय को यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और पूंजीगत व्यय को यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे राजस्व व्यय की। तो राजस्व व्यय होता क्या है? राजस्व व्यय के अंतर्गत हमको जो है बजट में गैर विकासात्मक तथा विकासात्मक व्यय के रूप में देखा जाता है, जो दो प्रकार हमने देखे थे। और जो राजस्व व्यय है उसमें हम देख सकते हैं सरकारी सेवा पर होने वाला व्यय इसके अंतर्गत आता है, ब्याज की अदायगी इसके अंतर्गत आती है, अनुदान यहाँ पे आता है, उसके अलावा सब्सिडी आती है। तो सभी चीज़ यहाँ पे विस्तार से देख लेते हैं एक एक करके। पहली चीज़ की अगर बात करें, सरकारी जो सेवा है उस पर होने वाला जो व्यय है, यानी कि सरकार के व्यय का ये जो मुख्य कारण कल्याणकारी योजना होती है। कल्याणकारी योजना मतलब लोगों के हित के लिए जो काम किए जाते हैं। और समाज कल्याण है तो सरकार कई प्रकार की सेवा उपलब्ध कराती है, जैसे प्रतिरक्षा सेवा यानी कि डिफेंस से रिलेटेड, प्रशासकीय सेवा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, आर्थिक सेवा, योजनाएं संबंधी, सामाजिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं जो हॉस्पिटल है और जो भी जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होती है उनको समाज कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। जो व्यय सेना के तीनों अंगों के कर्मचारियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर होता है उसे प्रतिरक्षा सेवा के व्यय के रूप में शामिल किया जाता है।
प्रशासनिक सेवाओं की अगर बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं में राष्ट्र के संपूर्ण आंतरिक प्रशासन से संबंधित होने वाला व्यय, जैसे कि न्यायालय से संबंधित, पुलिस, सार्वजनिक सेवाएं, विदेशी राजनयिक मामले, ये सभी आते हैं। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएं, विदेश व्यापार प्रोत्साहन सेवाएं, परिवहन एवं संचार सेवाएं, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजनाएं। सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आप देख सकते हैं स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, खेलकूद है, युवा तथा महिला विकास, सूचना प्रसारण, सांस्कृतिक विकास, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सरकारी सेवाओं पर होने वाले व्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है इसका राजस्व व्यय का, ब्याज की अदायगी। ब्याज की अदायगी मतलब चालू खाते में दूसरा जो महत्वपूर्ण मद है ब्याज की अदायगी के रूप में आता है यहाँ पे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों के कारण उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगी को शामिल किया जाता है और यह अदायगी घरेलू, विदेशी, निजी तथा संस्थागत हो सकती है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो राजस्व व्यय है खाते में ब्याज अदायगी ही सबसे बड़ी यहाँ पे व्यय मद मानी जाती है। उसके अलावा अनुदान की बात करें तो अनुदान जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उद्यम, इन सभी इकाइयों तथा अन्य संस्थाओं को विभिन्न कारणों से समय समय पर अनुदान देती है जो केंद्र सरकार है। अकाल, सूखा, भूकंप, ये सभी कारण हो सकते हैं, बाढ़ हो सकती है तथा अन्य असामान्य परिस्थितियां हो सकती है। तो कभी कभी सरकार आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों को भी अनुदान देती है। उसके बाद सब्सिडी की अगर बात करें, सब्सिडी जो है यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन प्रोत्साहन तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न को उचित मूल्य पर या निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं किसके अंतर्गत? अनुदान के अंतर्गत। इसके अलावा हाँ जो है हम देखें तो कुछ अन्य चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ दो चीज़ें, एक तो राजस्व व्यय देखने को मिलता है और एक पूंजीगत व्यय देखने को मिलता है। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं, देखिए राजस्व व्यय जो होता है सरकार की परिसंपत्ति या देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। इससे जो होता है परिसंपत्ति तथा देनदारियों में वृद्धि या कमी नहीं होती, मतलब कोई यहाँ पे वृद्धि या कमी नहीं होती, परंतु यहाँ पे जो है देनदारियाँ कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर राजस्व व्यय आर्थिक सहायता तथा सुरक्षा के लिए किया गया व्यय अधिकतर लोगों के कल्याण से संबंधित होता है, परंतु ये पूंजीगत व्यय जो होता है सार्वजनिक निवेश है, यानी कि जीडीपी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकार का उच्च राजस्व व्यय यानी कि आर्थिक सहायता के रूप में लोगों की निर्धनता को प्रकट करता है और यहाँ पर सरकार का उच्च पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के अभाव को प्रकट करता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर देखते हैं राजस्व व्यय के अंतर्गत कुछ विकासात्मक मदें होती हैं, जिसमें अगर बात करें तो हम सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं आती है, सामान्य आर्थिक सेवाएं आती है, कृषि एवं सहायक सेवाएं आती है, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आता है, परिवहन एवं संचार आता है, राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का अनुदान आता है। तो जैसे पहले नंबर पर अगर बात करें सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं की, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कला संस्कृति, वैज्ञानिक सेवाएं, अनुसंधान, चिकित्सा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवार कल्याण, आवास, नगर जो विकास है, श्रम है, रोजगार, सूचना प्रसारण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। फिर सामान्य आर्थिक सेवाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे विदेश जो व्यापार है एवं जो निर्यात है, विदेशी व्यापार, निर्यात संवर्धन, सहकारिता किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत। कृषि एवं सहायक जो है उसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, खाद्य भंडारण एवं जो भंडारागार है, ग्रामीण विकास है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो है राजस्व व्यय के जो है मतलब एक प्रकार से सामान्य जो कृषि है, कृषि एवं सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। मध्यम एवं लघु सिंचाई, बृहद सिंचाई परियोजना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। परिवहन एवं संचार की अगर बात करें तो सड़कें एवं जो पुल है, नागरिक उड्डयन है, बंदरगाह है, लाइट हाउस है, जहाजरानी, सभी आते हैं यहाँ पे परिवहन के अंतर्गत। राज्यों एवं केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण रोजगार जो है एक चीज़ मतलब ग्रामीण रोजगार से संबंधित, पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, विविध अनुदान इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक होता है राज्यों को संवैधानिक अनुदान, यानी कि अगर बात करें आर्टिकल नंबर 275 की, तो इसके अंतर्गत तथा रेलगाड़ी जो भाड़े है उस पर कर के बदले दिया जाने वाला अनुदान इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आती है राजस्व व्यय के अंतर्गत। कुछ विकासात्मक मदें, विकास के लिए की जाने वाली जो व्यय है उसको हम विकासात्मक मदों के रूप में शामिल करते हैं। तो ये राजस्व व्यय की बात हो गई, यानी कि यहाँ पे हमने देखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात कर लेते हैं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय जो विकास मतलब जो सार्वजनिक व्यय है उसका दूसरा पार्ट है, जो कि बजट का एक एलिमेंट है, यानी कि अवयव माना जाता है। और पूंजीगत व्यय के खाते में उन मदों को शामिल किया जाता है जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाता है, किंतु जिनसे समाज जो कल्याण है उसमें वृद्धि चालू वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों में भी होते रहती है। जैसे यदि सरकार लोगों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु किसी जिले में चिकित्सालय की स्थापना करे तो सरकार को दो प्रकार का व्यय यहाँ पे करना होता है। ठीक है, अस्पताल के भवन तथा स्थायी परिसंपत्तियों के लिए यहाँ पे करना होता है। ठीक है,
दो प्रकार यहाँ देख सकते हैं, मतलब सामाजिक कल्याण हेतु यहाँ वृद्धि होती है, चिकित्सालय की स्थापना देखने को मिलती है, डॉक्टर तथा नर्सों की नियुक्ति ये देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम जो है इसके बाद के जो टॉपिक है नेक्स्ट आने वाली जो क्लास है उसमें देखेंगे, जो भी इसके बाद देखेंगे, यानी वित्त विधेयक से रिलेटेड और अन्य जो चीज़ें हैं इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको ज़रूर यहाँ पे प्रदान करूँगा। ठीक है।